एक समय की बात है, एक सुंदर और हरा भरा गांव था जिसका नाम हरियालीपुर था। इस गांव में हर तरह के जीव जंतु और पक्षी रहते थे। गांव के आसपास एक विशाल जंगल था जहां हरियाली और फूलों की बहार थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था जो बारिश के पानी से भर जाता था। तालाब का पानी हमेशा साफ और ठंडा रहता था और गांव के सभी जानवर और पक्षी वहां पानी पीने आते थे। गांव में सबसे खूबसूरत और प्यारी चिड़िया थी जिसका नाम लाडो चिड़िया था। लाडो चिड़िया के पंख नीले थे और उसकी आवाज बेहद मधुर थी। हर सुबह जब सूरज की किरणें गांव में बिखरती थीं, लाडो चिड़िया अपने गाने से सबका दिल जीत लेती थी। उसका गाना सुनकर सभी जीव जंतु और लोग खुशी से झूम उठते थे। लेकिन हरियालीपुर में एक काला साया हमेशा छाया रहता था। उसका नाम कालू कौवा था। कालू कौवा बहुत चालाक और कपटी था। वो हमेशा लाडो चिड़िया से जलता था क्योंकि उसे पता था कि उसकी सुंदरता और गाना सबको पसंद है। कालू कौवा हमेशा किसी न किसी तरह से रानो चिड़िया को परेशान करने की योजना बनाता था। एक दिन आसमान में काले बादल छाने लगे। लाडो चिड़िया ने जंगल में उड़ान भरी और बादलों के बीच जाकर खेलना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्तों जैसे कि तोता, चिड़िया और कबूतर को बुलाया और सब ने मिलकर बारिश के पानी में नहाने का फैसला किया। लेकिन कालू कौवा इस मौके को चूकना नहीं चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं लाडो चिड़िया को परेशान कर दूं, तो सबका ध्यान मुझ पर आ जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। फिर उसने एक योजना बनाई। वो अचानक लाडो चिड़िया के पास गया और बोला, लाडो चिड़िया, तुम्हारी सुंदरता तो बारिश के पानी में भी धुल जाएगी। तुम्हारे पंख भीग जाएंगे और तुम दिखने में खराब हो जाओगी। फिर क्या करोगी तुम? कोई भी पक्षी तुम्हें मुड़कर नहीं देखेगा। लाडो चिड़िया ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए कहा, बारिश तो जीवन का हिस्सा है कालू भैया। अगर बारिश होगी तो मैं खुश रहने के लिए बारिश का आनंद लूंगी। लेकिन कालू कौवा ने हार नहीं मानी। उसने बारिश के पानी में एक काला पत्थर डाल दिया जो पानी में डूब गया। जब लाडो चिड़िया ने पानी में उड़ान भरी तो उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। उसने सोचा कि यह कोई खास चीज है और उसे निकालने के लिए पानी में उतर गई। जैसे ही लाडो चिड़िया ने पानी में उतरने की कोशिश की, कालू कौवा ने उसे डराने के लिए जोर जोर से कांव कांव करना शुरू कर दिया। ओहो, लाडो चिड़िया, तुम इस गंदे पानी में क्यों गई हो? तुम्हारे पंख तो अब खराब हो जाएंगे। अब तुम्हारी खूबसूरती बेकार हो जाएगी। अब तुम क्या करोगी लाडो चिड़िया? लाडो चिड़िया ने कालू कौवे की बात को अनसुना किया और कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद ले रही हूँ। कालू भैया, तुम्हारे डराने से मैं नहीं डरती। कुछ दिनों बाद फिर से बारिश होने लगी। इस बार कालू कौवे ने एक और योजना बनाई। उसने सोचा, मैं बारिश का पानी रोक दूंगा और फिर सबको परेशान करूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। मैं लाडो चिड़िया की सारी खुशियाँ छीन लूंगा। उसे खुश रहने नहीं दूंगा। फिर उसने बादलों के पास उड़ान भरी और उन्हें डराने लगा। सुनो बादल, किसी को भी बारिश नहीं करनी चाहिए इस जंगल में। अगर तुम बारिश करोगे तो मैं तुम्हें काला कर दूंगा, समझे तुम? इसलिए अपना बरसात का पानी कहीं और जाकर बरसाओ। कालू कौवे की बात सुनकर बादल डर गए और उन्होंने बारिश करना बंद कर दिया। गांव में सूखा पड़ गया। सभी जानवर और पक्षी परेशान हो गए। लाडो चिड़िया ने देखा कि सब उदास हैं। उसने तय किया कि उसे कुछ करना होगा। लाडो चिड़िया ने अपने दोस्तों के साथ एक सभा बुलाई। उसने कहा, हमें कालू कौवे का सामना करना होगा। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम उसे हरा सकते हैं और फिर से इस जंगल में बारिश होने लगेगी। लाडो चिड़िया की बात सुनकर सभी ने सहमति जताई और योजना बनाने लगे। लाडो चिड़िया ने कहा, दोस्तों, हमें एकजुट होकर बादलों को मनाना होगा कि वे बारिश करें। हम सब मिलकर एक सुंदर गाना गाएंगे। अगर हमारा गाना बादलों तक पहुंचा तो वो खुश होकर हमारे जंगल में जरूर बारिश करेंगे। फिर हमारे जंगल की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
सभी जानवर और पक्षी तालाब के पास इकट्ठा हुए और गाना शुरू किया। लाडो चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज में गाना गाया और बाकी ने उसका साथ दिया। उनका गाना इतना प्यारा था कि वो आसमान में जाकर बादलों तक पहुंच गया। बादल ने सुना और खुश हो गए। उन्होंने सोचा, सुनो साथियों, इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है, इसलिए हमें बारिश कर देनी चाहिए जिससे इनकी परेशानी दूर हो जाए। और फिर उन बादलों ने बारिश करना शुरू कर दिया। जब बारिश की बूंदें गिरने लगीं, तो हर जीव जंतु खुशी से झूम उठा। लाडो चिड़िया और उसके दोस्तों ने तालाब में कूदकर नहाया। जब कालू कौवे ने देखा कि सब लोग खुश हैं और बारिश हो रही है, तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोचा, मैंने तो सबको डराया था, फिर भी ये सब खुश कैसे हो गए? उसने अपने पंखों को फैलाया और सोचा कि वो सबको अपनी काली छाया से डरा देगा। लेकिन लाडो चिड़िया ने उसे समझाया, कालू, तुम जितना चाहोगे उतना हमें नहीं डरा सकते हो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमें प्यार और एकता के साथ जीने दो। अगर तुम भी हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी। कालू कौवे ने अपने गुस्से को छोड़कर सोचा, शायद मैं भी खुश रह सकता हूँ। उसने अपनी गलती मान ली और लाडो चिड़िया से माफी मांगी। लाडो चिड़िया ने उसे माफ कर दिया और कहा, चलो अब से हम सब दोस्त हैं। इस तरह हरियालीपुर में फिर से खुशियों की बहार लौट आई। बारिश ने सबको तरोताजा कर दिया और कालू कौवे ने भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। अब वो भी लाडो चिड़िया के साथ गाने लगा और सबके साथ मिलकर खुश रहने लगा। और इस तरह बारिश, बादल, लाडो चिड़िया और कालू कौवे की कहानी समाप्त हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एकता और प्यार से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है और हर कोई खुशी से रह सकता है। बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने के बाद रानो अपने दादा के साथ रहती थी और बचपन से ही वो अपने दादा के साथ सब्जी बेचने का काम करती थी। ना जाने कौन से पुण्य किए होंगे मैंने, जो तेरी जैसी पोती मिली है। अब तो कोई राजकुमार आए और तेरी शादी हो जाए। दादा, अपनी आँखों से वही सपने देखो जो पूरे हो सकते हो। ये गरीब की कुटिया है, यहाँ कोई राजकुमार नहीं आने वाला। चलो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर रानो वहाँ से सब्जी बेचने के लिए जंगल में चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। आलू, बैगन, भिंडी, टमाटर, सब्जी ले लो, सब्जी। अरे चिड़िया बहन, कितने दिनों बाद आई हो तुम। चलो मुझे जल्दी से 1 किलो बैंगन, 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर दे दो। फिर रानो चिड़िया लाडो को सब्जी दे देती है। धीरे धीरे सब पक्षी उसके पास आते हैं और उससे सब्जी खरीदते हैं। कुछ ही देर में रानो की सब्जी बिक जाती है, सिवाय एक बैंगन को छोड़कर। चलते चलते वो काफी थक जाती है तो एक मंदिर के आगे आकर बैठ जाती है। चलो भगवान का शुक्र है कि आज सारी सब्जियां हाथों हाथ निकल गई। अभी एक बैगन बचा है। मैंने सुबह ही एक बैगन की सब्जी बनाई है। अब तो मन भी नहीं कर रहा इसकी सब्जी बनाने का। ऐसा करती हूँ, इसे मंदिर में रख देती हूँ। पुजारी जी के काम आ जाएगा या वो किसी और को दे देंगे। यह सोचकर रानो बैगन को लेकर मंदिर में रख देती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मैंने धरती पर आने के बाद कभी सोचा न था कि इस तरह मंदिर में आकर दर्शन करने को मिलेंगे। रानो, तुमने तो मेरा मन खुश कर दिया। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ? सब्जियाँ भी कभी बोलती है क्या? जरूर बैगन के अंदर कोई भूत होगा। नहीं नहीं नादान चिड़िया, मैं तो जादुई बैगन बोल रहा हूँ। मैं जादुई बैगन हूँ और आज तुम्हारी वजह से मंदिर के दर्शन कर पाया हूँ। मैं सब काम कर सकता हूँ। मुझे उठा लो रानो, मुझे घर ले चलो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। तभी रानो देखती है कि एक बूढ़ा कौवा मंदिर में आता है और रोने लगता है। 2 दिन से भूखा घूम रहा हूँ। जिसके दर पर जाता हूँ सब मुझे लताड़ देते हैं। तूने मुझे इस धरती पर भेजा है तो तू ही मेरा जलपान का प्रबंध कर, वरना मैं तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। ऐसा मत कहो काका, भगवान के दर पर देर है अंधेर नहीं। दुनिया दर से ठोकर मिल सकती है लेकिन भगवान के दर पर नहीं। ये बूढ़ा कौवा काफी दुखी है। इन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला है और न ही इनके पास पैसे हैं। बहू बेटे ने घर से निकाल दिया है, इसलिए ये इतने परेशान हैं। है ऊपर वाले, यह कौन बोल रहा है जिसने मेरे जीवन का चित्रण कर डाला?
बूढ़ा काका, मैं बोल रहा हूँ जादुई बैगन। अब तेरे सारे दुख के दिन बीत गए हैं। अब तुम अपने घर जाओ, जहाँ तेरे बेटे बहू ने रहने के लिए तुझे जगह दी है, और शाम को चमत्कार देखना। फिलहाल तुम पेट भर खाना खाओ। देखते ही देखते वहाँ एक भोजन की थाली आ जाती है। रानो तो हैरान थी, वो बूढ़ा कौवा भी हैरान था। वो भोजन करने लगता है, फिर वो बूढ़ा कौवा वहाँ से चला जाता है। जादुई बैगन के कहने पर रानो उसे अपने साथ ले आती है। उधर शाम को बूढ़े कौवे के घोंसले में है ऊपर वाले, ये मेरा छोटा सा बक्सा इतना चमक क्यों रहा है? वो जैसे ही अपने छोटे से बक्से को खोलता है तो हैरान हो जाता है। बक्सा सोने से भरा हुआ था। तभी घोंसले से निकलती हुई रोशनी को देखकर उसका बेटा और बहू वहाँ आते हैं और बूढ़े कौवे को सोने के साथ देखकर उसके पैर पकड़ लेते हैं। पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। चलिए आप हमारे साथ। अगर तुम सचमुच में अपनी गलती को सुधारने के लिए चलकर यहाँ आए हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर अगर तुम सोने की चमक को देखकर मेरे पास आए हो तो यहाँ से चले जाओ। पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। बूढ़ा कौवा मन ही मन जादुई बैंगन को धन्यवाद देता है और अपने बेटे और बहू के साथ उसके बड़े घर में चला जाता है। दूसरी तरफ रानो जादुई बैंगन को घर लेकर आती है। अरे, दादा ने अभी तक खाना नहीं खाया, लगता है इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। दादा, अरे ओ दादा, क्या बात है, तुमने आज सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? क्या करूं बिटिया, आज बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। सुबह से ही बड़ी घबराहट हो रही है। बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे इतनी जल्दी मत उठा ले, अभी तो मुझे तेरे हाथ भी पीले करने हैं। अरे दादा, हाथ पीले होते हुए तो तुम तब देखोगे ना जब तुम स्वस्थ रहोगे। चलो बैठो, जल्दी से खाना खाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तभी जादुई बैगन से रोशनी निकलती है और रानो की दादा के चारपाई के चारों तरफ घूमने लगती है। देखते ही देखते उनके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। है ऊपर वाले, ये तो जादुई बैगन है, इसने तो कमाल ही कर दिया। अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने आप को जवान और तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने एक सुंदर चिड़ा खड़ा था। मेरा नाम टुन्नू है, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? हाँ जाओ टुन्नू, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे, तुमने मेरी बातों का तो बुरा ही मान लिया था। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पर बैठे हो। जादुई बैगन और टुन्नू को बातें करते देखकर रानो और उसके दादा हैरान थे। मैं क्या करता, घर छोड़कर ना आता तो। तुमने उस दिन कहा कि तुम मेरे लिए कोई चिड़िया ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। तो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी, सच्ची और सुंदर चिड़िया देख ली है। अरे, तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। यह टुन्नू है, मैं इसी के पास ही रहता हूँ। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। टुन्नू के माता पिता चाहते हैं कि इसकी शादी एक बड़ी ही समझदार चिड़िया के साथ हो जाए, लेकिन वो ऐसी चिड़िया ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। मैंने टुन्नू से कहा तुम अपने लिए खुद ही एक चिड़िया ढूंढो। तब इसने गुस्से में मुझे चिड़िया को ढूंढने के लिए कहा और मैं वहाँ से गायब हो गया और रानो के पास आ गया। रानो एक बहुत ही अच्छी चिड़िया है और टुन्नू, मैंने तुम्हारे लिए रानो को पसंद किया है। टुन्नू चिड़ा रानो को ध्यान से देखता है तो वो रानो को पसंद कर लेता है। दादाजी, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने माता पिता को यहाँ बुला सकता हूँ? वो दोनों आपसे मिलकर मेरी शादी की बात कर ले। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी अपनी पोती का विवाह करना चाहता हूँ। मेरी रानो की तो किस्मत ही जाग गई। फिर टुन्नू वहाँ से चला जाता है और जादुई बैंगन अपने जादू से रानो के घर को एक सुंदर बड़े से बैंगन के घर में बदल देता है। ये देखकर रानो और उसके दादा बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद रानो की धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ जादुई बैंगन के घर में रहते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।
बरेली के गांव में रानो चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। रानो के पिता की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण कुछ साल पहले हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद रानो की माँ ही अपनी बेटी रानो का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियों की खेती करके उन्हें ठेले में ले जाकर जंगल जंगल बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। कभी कभार रानो भी अपनी माँ की सब्जियाँ बेचने में मदद करती थी। आइए, ये हरी सब्जियाँ ले जाइए, दूर भगाए सभी बीमारी ऐसी है यह सब्जियाँ हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियाँ तो बहुत ही हरी भरी और ताज़ा है भाई। अच्छा, ये टमाटर कैसे दिए हैं? बंटी भैया, सभी सब्जियाँ सिर्फ 40 रुपए किलो हैं। आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, तो ये पालक 1 किलो और कद्दू आधा किलो, और हाँ, ये कटहल भी 1 किलो कर दो। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। रानो की माँ अपनी बेटी रानो को सरकारी स्कूल में पढ़ने डाल देती है और खुद सारा दिन धूप में गली गली जाकर सब्जियां बेचती, जिससे वह घर खर्च चलाती, साथ ही रानो की पढ़ाई और कुछ पैसे रानो की शादी के लिए भी निकाल कर रख लेती। आ गई माँ, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बेटिया, तूने खा लिया क्या खाना? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी माँ सारा दिन मेहनत करती है, बहुत थक जाती होंगी ना। मेहनत नहीं करूंगी तो अपनी बिटिया की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कैसे करूंगी? ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और रानो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है। एक रोज वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी हरी तोती की शादी में जाती है, जहाँ उसका शादी का लहंगा देखकर रानो हैरान रह जाती है। वाह हरी तोती, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है, पर तू ऐसे लहंगे की सपने देखना छोड़ दे। तुम गरीबों के बस की बात नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा लियो अपनी शादी के लिए। हरी तोती की यह बात सुनकर रानो बहुत दुखी होती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए जरूर करेगी। उसी शादी में हरी तोती की मौसी लाडो अपने बेटे के साथ आई हुई होती है। रानो पर जैसे ही उसकी मौसी की नजर जाती है, वो उसे देखते ही रहती है। अरे ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने छोटे बेटे टुन्नू के लिए ये चिड़िया बड़ी पसंद आई है मुझे। हाँ माँ, ये चिड़िया तो बहुत सुंदर लग रही है, मुझे भी पसंद है माँ। मैं तैयार हूँ इससे शादी करने के लिए। टुन्नू को भी रानो चिड़िया पहली नजर में पसंद आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद लाडो चिड़िया अपने बेटे टुन्नू के साथ रानो के घर जाती है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं आपको दान दहेज भी नहीं दे पाऊंगी। अगर ये सब जानने के बावजूद आप मेरी बेटी को अपनाने के लिए तैयार है तो मुझे रिश्ता मंजूर है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है, और हमें रानो पहली नजर में ही भा गई और हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, इसलिए हमें बस रानो के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। सही कहा बेटा तुमने, और हमें शादी से कोई दिक्कत नहीं है। रानो के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देख उसकी माँ खुश हो गई। रानो की माँ ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सब तैयारियां होने के बाद वह अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए रानो के साथ शहर के जंगल गई और सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि तुझे इतना महंगा लहंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। शादी से ठीक एक दिन पहले रानो चिड़िया का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है ये तो। दुल्हन का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। थु 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 थु। बेचारी रानो की माँ के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो फिर से अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलवा सके। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई इकट्ठी करके मेरे लिए शादी का लहंगा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा, मैं क्या पहनूंगी। यह बात जब टुन्नू चिढ़ा को पता चली तो वो बाजार गया और रानो के लिए एक बहुत ही महंगा और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आया, जिसे देखकर रानो हैरान रह गई। अरे ये तो वही लहंगा है जो सरपंच जी की बेटी मतलब हरी तोती ने अपनी शादी में पहना था।
हाँ, हमें उसी ने बताया कि तुम्हें उसका लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आया। टुन्नू जी, आप बहुत अच्छे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तुमने हमारी लाज बचा ली। माँ जी, रानो मेरी होने वाली पत्नी है। माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना। धूमधाम से बारात लेकर आएंगे और अपनी दुल्हनिया को ले जाएंगे। अगले दिन जब रानो चिड़िया ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। उसे देख हरी तोती भी हैरान रह जाती है। रानो को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर उसकी माँ की आंखें भर जाती हैं। फिर रानो की शादी धूमधाम से टुन्नू के साथ खुशी खुशी हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। एक दिन रानो का पति टुन्नू दोपहर के समय घर पर उदास बैठा था। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? काफी दिनों से मुखिया जी से मजदूरी मांग रहा हूँ, पर वो तो दे ही नहीं रहे। तो उनसे कहते क्यों नहीं? हमारे घर में राशन खत्म होने को है। अगर आप हमें समय से पहले पैसे दे नहीं सकते तो ऐसी जगह काम करने का क्या फायदा? टुन्नू कालू सेठ से पैसे लेने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। क्या बात है टुन्नू, तुम यहाँ कैसे? सेठ जी, आपने 3 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी। मेरे घर पर राशन खत्म होने को है। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं क्या करूँ? सेठ जी, मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा हूँ। इतना सुनकर कालू सेठ टुन्नू को बुरी तरह से पिटने लगता है और उसे धक्के देकर बाहर निकाल देता है। जा नहीं देता तेरे पैसे। जिससे भी शिकायत करनी है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। टुन्नू रोते हुए घर आ गया और सारी घटना रानो को बताने लगा। चिंता क्यों करते हो जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझ नहीं रही हो, घर का राशन खत्म होने को है। आज तो मेरे पास कुकू को खाना खिलाने के भी पैसे नहीं बचे। अब मैं क्या करूं? चिंता मत कीजिए, मैं पड़ोस में रहने हरिया तोते से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। आप ऐसे उदास मत बैठिए। इतना बोलकर रानो हरिया तोता के घर चली जाती है। हरिया भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, मेरे पति को कहीं भी काम नहीं मिल रहा। काम मिलते ही पैसे चुका देंगे। बात तो सही है रानो, काम तो कहीं भी नहीं मिल रहा। सब तरफ यही हाल है। मैं तुम्हें पैसे तो दे देता हूँ, पर मेरी एक बात सुनो। क्यों ना तुम भी काम में अपने पति का हाथ बटाना शुरू कर दो। दोनों एक साथ काम करोगे, घर में अच्छे पैसे आएंगे। सही बोल रहे हो हरिया भैया, मन तो मेरा भी करता है, पर मुझे कुछ काम भी तो नहीं आता। क्यों ना तुम मेरे साथ कागज के खिलौने बनाओ और मेरे साथ बाजार में बेचने चलो। रानो को हरिया तोता का यह उपाय पसंद आया। उस दिन के बाद से रानो हरिया तोता के साथ कागज के खिलौने बनाना सीखने लगी और कुछ ही दिनों में रानो भी कागज के खिलौने बनाना सीख गई। अरे वाह रानो, तुम तो मुझसे भी अच्छे कागज के खिलौने बनाने लगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अगले दिन रानो हरिया तोता के साथ बाजार में खिलौने बेचने चली गई। रानो के सारे खिलौने बिक गए। अरे वाह रानो, तुम्हारे तो सारे खिलौने बिक गए, इधर मेरे खिलौने बच गए। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, भगवान सबको अपना अपना नसीब देता है। ऐसी ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया कागज के खिलौने बेच रही थी। तभी कालू सेठ अपने कुछ पक्षियों के साथ वहाँ पर आता है। कैसी हो रानो? देख रहा हूँ तुम्हारे खिलौने आजकल बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, और तो और तुम लोगों की स्थिति भी बता रही है कि तुम्हारी आमदनी अच्छी हो रही है। सब भगवान की कृपा है। सेठ जी, आप यहाँ कैसे? बात यह है रानो, हमारा जंगल 2 नदियों के बीच में है। बरसात का मौसम आने वाला है और मुझे खबर मिली है कि इस बार हमारा जंगल भयंकर बाढ़ की चपेट में आ सकता है। फिर तो हम पक्षियों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। रानो, मैं तुमसे भी चंदा लेने आया हूँ। मैं जंगल के पक्षियों से चंदा लेकर उनके कंबल और खाने पीने की व्यवस्था करूँगा। रानो ने उस दिन की सारी कमाई कालू सेठ को दे दी। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कालू सेठ। वैसे भी मेरे पति के 3 महीने का पैसा रोक कर रखे हो। देखते हैं पक्षियों की कितनी मदद करते हो।
अरे तुम्हारा पति बदतमीजी से बात कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा। इतना कहकर कालू वहाँ से चला गया। दिन ऐसे ही बीतते गए, पर कालू ने कुछ व्यवस्था नहीं किया। जब राणो ने इस बात के खिलाफ आवाज उठाई तो उससे बर्दाश्त नहीं हुई। वो रोज राणो और उसके परिवार को परेशान करने लगा, जिस वजह से वो लोग उस जंगल को छोड़कर चले गए। टुन्नू जी, ये सब मेरे सच बोलने का नतीजा है। दिल छोटा मत करो रानो, तुमने तो सच बोला है और सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। वो सब तो ठीक है जी, पर अब क्या होगा? हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इस पोटली में सिर्फ गुड़िया के लिए थोड़े से दाने बचे हैं। राणो ने बस इतना ही कहा था, तभी दूसरे बच्चे के रोने की आवाज उसको सुनाई दी। राणो ने देखा कि पेड़ के नीचे एक चिड़िया का बच्चा रो रहा है। मेरे पास तो थोड़े से दाने हैं, अगर इसे दे दूंगी तो हमारी गुड़िया क्या खाएगी? चिंता मत करो रानो, यह बच्चा कई दिनों से भूखा लग रहा है, पहले इसे दाना खिला दो। राणो बच्चे को दाने खिलाने लगी। बच्चा दाना खा ही रहा था, तभी तेज रोशनी के साथ उस बच्चे का आकार बड़ा हो गया। मैं एक दिव्य पक्षी हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारे पास थोड़े से ही दाने थे, तुमने अपने बच्चों को ना देकर मुझे खिला दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अब तुम जो भी कागज के खिलौने बनाओगी उनमें जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी। और एक राज की बात, कल तुम्हारे जंगल में भयंकर बाढ़ आने वाली है, सब तरफ तबाही तबाही होगी। इतना कहकर वो पक्षी गायब हो गया। हम इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकते, हमारे जंगल के पक्षी मुसीबत में हैं, हमें पक्षियों की मदद करनी चाहिए। राणो और टुन्नू घर वापस आ गए। उसने कल की तैयारी करना शुरू कर दी। राणो ने बहुत सुंदर कागज के नाव बनाए। उसने नाव में बहुत सुंदर सुंदर कागज के घर बनाए। देखते ही देखते कागज की नाव बड़ी हो गई और एक विशाल नाव बन गई। वो दोनों अपनी बच्ची को लेकर उस नाव में बने कागज के घर में चले गए। अरे रानो, ये तो लग ही नहीं रहा कि ये कागज की नाव में कागज का घर है। ये तो काफी मजबूत है। उसने सही कहा था, इसमें जादुई शक्तियाँ आ गई हैं। अगले दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरे जंगल को बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया। जंगल में हाहाकार मच गया और रानो अपनी नाव बाढ़ में तैराने लगी। उसने सब पक्षियों को उस कागज के बने घर में ले लिया, सिवाय कालू सेठ को छोड़कर। मुझे भी ले लो रानो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर कालू सेठ अपने परिवार को लेकर कागज में बने घर में आ गया। मुझे माफ कर दो रानो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, उसके बाद भी तुमने मेरी कितनी मदद की। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, पता नहीं कौन किसका काम आ जाए। कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया, तब राणो ने कागज के भोजन बनाना शुरू कर दिया। राणो जैसे ही कागज के भोजन बना रही थी, वो असली का भोजन बनते जाता। अरे वाह रानो, ये कैसे हुआ? कागज के भोजन असली भोजन कैसे बनते जा रहे हैं? आपको याद नहीं, उस जादुई पक्षी ने हमसे क्या कहा था? तुम कोई भी कागज का खिलौना बनाओगी, उसमें जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी। इसीलिए यह भोजन असली बन गए। प्रभु ने हमारी मदद की है। देखो रानो, इस तरह से कितने पक्षी भूखे मरने से बच गए। इस तरह सबने भर पेट भोजन किया और भूखे मरने से बच गए। कुछ महीनों बाद सब कुछ ठीक हो गया और रानो फिर से कागज के खिलौने बेचने लगी और कागज के बने घर में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। ये कहानी रामपुर जंगल की है, जहाँ टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया और बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू चिढ़ा एक कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। टुन्नू की ऊपरी आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी, उससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन टुन्नू चिढ़ा जंगल से घर आया तो देखा चारों तरफ अंधेरा है और उसकी बेटी गुड़िया मोमबत्ती में पढ़ाई कर रही थी। अरे गुड़िया बेटा, तुम मोमबत्ती में क्यों पढ़ रही हो? लाइट क्यों नहीं जलाई है तुमने? पापा, काफी समय से लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मैं मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रही थी। क्या बात कर रही हो गुड़िया बेटा? जंगल के सभी घरों में तो लाइट जल रही है। रुको, मैं देखता हूँ कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया हमारे घर का।
अरे आप अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? मैं टॉर्च दे रही हूँ, उसे लेकर जाना। मौसम भी ठीक नहीं है बाहर का। अच्छा रानो, जल्दी दो, मुझे देर हो रही है। बस 1 मिनट, अभी लाती हूँ। फिर रानो चिड़िया टॉर्च लाकर टुन्नू को देती है। वो फ्यूज ठीक करने चला जाता है। अरे इसका तो फ्यूज उड़ा हुआ है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। वो फ्यूज बनाने लगता है। तभी उसका हाथ एक नंगी वायर पर टच हो जाता है और बिजली के झटके से टुन्नू चिढ़ा झंझना जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रानो और गुड़िया दोनों दौड़ती हुई वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ जी आपको? आप क्यों नहीं देखकर काम करते? गुड़िया जल्दी से एम्बुलेंस बुला, देख तेरे पापा को क्या हो गया। रानो और गुड़िया एम्बुलेंस से टुन्नू को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर टुन्नू को मरा हुआ घोषित कर देता है। टुन्नू के मौत के बाद रानो अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। जब भी रानो गुड़िया को देखती वो आग बबूला हो जाती। अरे कल मुही तेरे ही चलते टुन्नू की जान चली गई। अगर उस दिन वो तुझे पढ़ते नहीं देखते तो हड़बड़ी में जाकर लाइट नहीं ठीक करते और मेरे टुन्नू की मौत नहीं होती। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू चली जा मेरी आंखों के सामने से। माँ तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह मुझे क्यों डांट रही हो? पहले तो तुम मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी वजह से पापा की जान नहीं गई है माँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रानो अपनी बेटी की एक भी बात नहीं सुनती। तभी वो बेहोश हो जाती है। क्या हुआ माँ? तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो अपने आप को। चलो मैं तुम्हें घोंसले में लेकर चलती हूँ। गुड़िया अपनी माँ को घोंसले में ले जाती है और बेड पर सुला देती है। अब मैं क्या करूं? माँ की ऐसी हालत है, घर में भी खाने को कुछ नहीं है। पापा ने भी जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। मुझे गोई आंटी के पास जाना चाहिए, वही मुझे कुछ बताएंगी। फिर गुड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। देख बेटा, मैं तुझे एक ही सलाह दूंगी। यहाँ पास में एक आम का बगीचा है, वहीं से तू आम तोड़ कर ला और उन्हें बेचकर पैसे कमा। आंटी, आपने तो बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब गुड़िया आम बेचकर घर चलाने लगी। उधर रानो ऐसे ही बीमार रहे। ऐसे में एक दिन गुड़िया अपनी माँ रानो को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी माँ को क्या हुआ? ये बार बार बेहोश हो जाती है। डॉक्टर रानो का चेकअप करके बताता है। देखो बेटा, इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। अब इन्हें एक स्वस्थ पक्षी की किडनी लगानी होगी, नहीं तो ये बस 2 महीने की मेहमान है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी माँ को अपनी किडनी दूंगी। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती। गुड़िया अपनी एक किडनी रानो को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब रानो चिड़िया स्वस्थ होकर घर आती है। आओ माँ, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। चल हट, मैं तुझसे बात नहीं करती। ठीक है माँ, मुझसे बात मत करो। अब चलो थोड़ा आराम कर लो। रानो आराम करने लगती है। गुड़िया आम लेने के लिए खेत पर चली जाती है। इसी बीच घर पर डॉक्टर का फोन आता है। रानो फोन उठाती है। गुड़िया बेटा, तुम माँ के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी ही एक किडनी तुम्हारी माँ को लगी है। ऐसे में तुम दोनों को अपना ध्यान रखना होगा। क्या कहा आपने डॉक्टर? मैं रानो बोल रही हूँ। हाँ रानो जी, मैंने जो कहा वो सच है। आपकी बेटी ने ही आपको एक किडनी देकर आपकी जान बचाई है। रानो ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। जैसे ही गुड़िया घर पर आती है, रानो उसके पैरों में गिर जाती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा है। डॉक्टर ने आज मुझे बता दिया कि तुम्ही ने मुझे जीवन दान दिया है। हाँ माँ, क्योंकि मैं पापा को खो चुकी हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए इतना बड़ा कदम मैंने आपसे बिना पूछे उठा लिया। ये सुनकर उसकी माँ रानो माँ बहुत खुश होती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। नागपुर के जंगल में 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में एक डॉली चाय वाला कौवा रहता था। वो
ठेले पर चाय बनाकर पक्षियों को बेचता था। उसकी चाय बहुत ज्यादा फेमस थी। जंगल के पक्षी डॉली के ठेले पर चाय पीते हुए बारिश का आनंद ले रहे थे। चाय गर्मा गर्म चाय ले लो, डोली की स्पेशल कटिंग लतपुरी चाय ले लो, स्वाद ऐसा जुबान भूल ना पाए वैसा। डॉली कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत खुश थे। उनकी चाय की बिक्री बहुत अच्छी हो रही थी और उनकी कमाई भी हो रही थी। डॉली जी, इसी तरह अगर बारिश होती रही तो हम बहुत ही जल्दी माला माल हो जाएंगी और जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगी। बात तो 16 आने सही है। वैसे आजकल दूध के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। हम पक्षियों को आज से थोड़ा कम दूध डालकर पिलाएंगे। डॉली जी, कहीं ज्यादा कमाई के लालच उल्टा न पड़ जाए हमारे ऊपर। गोरी, जंगल में बस चाय की एक हमारी ही दुकान है, पक्षी जाएंगे कहाँ? उन्हें तो हमारे यहाँ ही चाय पीने आना होगा। ऐसे डॉली कौवा अब चाय में दूध कम पानी ज्यादा डालने लगा। एक दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ डॉली चाय वाला की दुकान पर चाय पीने आती है। डॉली भैया, बारिश की वजह से बहुत ठंड लग रही है, मुझे एक गर्मा गर्म दूध वाली चाय पिलाना। चिड़िया, थोड़ी देर बैठो, मैं अभी तुम्हें गर्मा गर्म दूध वाली चाय पिलाता हूँ। और बताओ चिड़िया, तुम्हारा घर बन गया? मैंने सुना है तुमने अपना घर पक्का बनाया है, बहुत पैसे खर्च हुए होंगे तुम्हारे तो। हाँ डॉली भैया, पक्का घर बनाने में सारी सेविंग खत्म हो गई मेरी।